बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने रायगंज में बांग्लादेशी एक्टर से प्रचार इसलिए करवाया ताकि मुस्लिम वोटरों को लुभाया जा सके, क्योंकि रायगंज सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की तादाद करीब 48% है। ये सीट उत्तरी दिनाजपुर जिले में आती है और बांग्लादेश से भी लगी हुई है। ऐसे में बांग्लादेशी एक्टर के प्रचार का असर पड़ोस की दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, बालूरघाट और मालदा उत्तर सीट पर भी पड़ सकता है। इन सभी सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। यही वजह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी के अलावा सीपीएम ने भी मोर्चा खोल दिया। सीपीएम ने चुनाव आयोग से मामले में टीएमसी के खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई की मांग की। इसको गहराई से देखना चाहिए चुनाव आयोग को और जो उचित कदम वो उठाना चाहिए। राज्यसभा सांसद और डीएमके नेता कनिमोई के तुत्तुकुडी वाले घर पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। आयकर विभाग के अधिकारियों और चुनाव आयोग की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है। कनिमोई इस बार तुत्तुकुडी लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। कनिमोई के घर पर छापेमारी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में डीएमके के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। कनिमोई और उनके भाई स्टालिन ने इस छापेमारी के लिए पीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि वो चुनाव आयोग का विरोधियों को डराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जयाप्रदा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की जिसमें उन्होंने आजम खान के अभद्र बयान का बचाव किया। जयाप्रदा ने अब्दुल्ला के बारे में कहा कि वो उनके सामने बच्चा है। साथ ही उन्होंने अब्दुल्ला से पूछा कि क्या उनके घर में मां भाभी नहीं है। मैं आपसे हो दुखी हो गए। एक औरत बाहर से आके आपके घर का आपके लिए सेवा कर रही है, आपको भाई मानती है, लेकिन आप किस तरह अभद्र शब्द इस्तेमाल करके इसको मैं दोहरा के भी नहीं बोल सकी। ये बहन के खून के आंसू आपको यही अभिशाप है। आंसू का आपने यही चुनौती मैं दे रही हूँ। मैं रामपुर छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं रामपुर में रह के आपको सबक सिखाऊंगी। बीजेपी नेता जयाप्रदा पर आजम खान की अभद्र टिप्पणी पर विरोध तेज हो गया। चुनाव आयोग ने आजम के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना और 72 घंटे के लिए उनके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी, जिसके बाद जयाप्रदा ने चुनाव आयोग के फैसले पर खुशी जाहिर की। मेरे अपील को उन्होंने कंसिडरेशन दिया और उनका जो डिसीजन हुआ है, उनका एक्शन हुआ है जनरल इलेक्शन कमीशन से, तो मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। हालांकि बीजेपी इतने से ही खुश नहीं है और आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर करने की मांग कर रही है। आजम खान को माफी तो मांगनी ही चाहिए, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी को उनको बाहर का दरवाजा दिखा देना चाहिए। बीजेपी की सहयोगी एलजेपी ने भी आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो कार्रवाई की गई है वो बहुत ही नाकाफी है। इसमें जितनी सख्त से सख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। जेडीयू ने तो आजम खान को अपनी सोच बदलने की नसीहत दे डाली। आजम खान को खुद मैं समझता हूँ थोड़ा सा आत्म विमर्श करना चाहिए। केवल बीजेपी और उसके सहयोगियों ने ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने भी आजम खान के बयान की तीखी आलोचना की। कांग्रेस ने आजम खान के पुराने बयानों का भी जिक्र किया और आजम खान के बयान को महिलाओं के सम्मान से जोड़ दिया। लगातार वो अभद्र टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं और लोकतंत्र में किसी को ये छूट नहीं है कि वो महिलाओं को लेके अभद्र टिप्पणी करे। आरएलडी ने भी दबी जबान में चुनाव आयोग की आजम पर सख्ती का समर्थन किया। इलेक्शन कमीशन संज्ञान लिया है तो इसमें हम लोगों का कहने का क्या रह गया। देवबंद के उलेमा भी आजम खान के बयान पर गुस्से में नजर आए। आजम खान जी को चाहिए जयाप्रदा जी से माफी मांगे और अपने अल्फाज जो उन्होंने कहे हैं अपने अल्फाज वापिस लें। लेकिन आजम खान के बचाव में उतरे उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने इसे सोची समझी साजिश करार दिया। आजम खान साहब को बैन करना था, इसीलिए कार्रवाई हुई है। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता नवेद सिद्दीकी के ट्वीट से एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि इस ट्वीट में उन्होंने अखिलेश यादव से आजम खान पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और उन्हें समाजवादी पार्टी के सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की सलाह दी। हालांकि इसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया और इशारों में आजम खान पर निशाना साधते हुए केवल एक शेर के जरिए अपनी बात कही। इससे पहले अखिलेश यादव ने आजम खान के विवादास्पद बयान पर उनका बचाव किया था। वहीं भोपाल पहुंचे आजम खान पर वहां के पत्रकारों को धमकाने का आरोप लगा। ये पत्रकार आजम खान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद उनकी प्रतिक्रिया जानने वहां पहुंचे थे और जैसे ही आजम खान भोपाल एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें पत्रकारों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। लेकिन आजम खान पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने पत्रकारों को रास्ता रोकने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी तक दे डाली। इस पर आपकी एफआईआर हो जाएगी। आजम की बदजबानी यही नहीं थमी, बल्कि चुनाव आयोग की कार्रवाई के सवाल पर वो इस कदर तिलमिलाए कि उन्होंने पत्रकारों को तमीज तक सिखा डाली। आजम खान जवाब देने के लिए मशहूर है, जवाब से बचने के लिए नहीं। आप तहजीब सिखा रहे हो। लेकिन पत्रकारों ने आजम खान से सवाल पूछना जारी रखा।
जिसके बाद आजम खान सवालों से कन्नी काटते नजर आए। सोमवार को भी जयाप्रदा से जुड़े सवाल पूछे जाने पर आजम खान मीडिया पर भड़क गए थे और इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया और पत्रकारों के सवाल का जवाब देने की बजाय उन्हीं पर सवाल खड़े कर दिए। ये चैनल्स का चरित्र है। लेकिन जिस तरीके से भाषा कर रहे थे, क्या वो आपका चरित्र है? जिसके बाद पत्रकारों ने उनकी बदजबानी पर सफाई भी मांगी। भाषा आप बोल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप गलत बोल रहे हैं? लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना आगे बढ़ गए और पीछे मुड़कर मुस्कुराए। हालांकि इसके बाद वो बिना कुछ कहे सीधा एयरपोर्ट के अंदर चले गए। टीम इंडिया के खिलाड़ी मोहम्मद शमी ने टीम में शामिल होने पर खुशी जाहिर की। मोहम्मद शमी ने वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में चयन होने पर खुशी जाहिर की। और सबसे पहले अल्लाह का बहुत शुक्र है, इस चीज़ में शुक्र अदा करना चाहता हूँ मैं इस चीज़ के कि मैं दोबारा वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हुआ। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज हैदराबाद में भिड़ंत होगी। लसित मलिंगा ने हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए वर्ल्ड कप में उन्हें एक बड़ी चुनौती माना। पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सांबरकाठा, सुरेंद्रनगर और आणंद में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। केरल की वायनाड से दाव आजमा रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज वायनाड में चुनावी रैली से पहले रोड शो करेंगे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ऐतिहासिक नोत्र दाम कैथेड्रल में भीषण आग लग गई। इस चर्च में लगी आग पर करीब 9 घंटे की मेहनत के बाद काबू पाया गया, लेकिन आग की वजह साफ नहीं हो पाई। जिसके भीषण होने का अंदाजा नोत्र दाम कैथेड्रल की एक गिरती मीनार को देखकर लगाया जा सकता है। कैथेड्रल में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में लपटें नीचे से उठकर मीनार तक पहुंच गई। उसके गिरते ही चर्च के ऊपर धुआं काफी ऊंचाई तक उठता देखा गया। इस चर्च में आग शाम के वक्त लगी। बीते कुछ दिनों से इमारत के कुछ हिस्सों को बनाने का काम किया जा रहा था। अचानक वहां आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की सैकड़ों गाड़ियां वहां पहुंच गईं। 500 से ज्यादा दमकल कर्मियों को आग बुझाने के काम में लगाया गया। उन्होंने फौरन चर्च के ऊपर पानी की बौछार शुरू कर दी और एहतियात बरतते हुए चर्च के आसपास की इमारतों को खाली करा लिया गया। पेरिस के ऐतिहासिक चर्च में आग लगने के बाद बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए और चर्च से थोड़ी दूर उन्होंने जल्द आग बुझने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी। तब तक आग चर्च के बाहरी हिस्सों को अपनी चपेट में ले चुकी थी, जिसकी वजह से नोत्र दाम कैथेड्रल के दरवाजे का ऊपरी हिस्सा जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि सुबह होने के बाद भी चर्च की छत से आग की लपटें उठ रही थी, जिन्हें बुझाने के लिए कुछ दमकल कर्मी क्रेन की मदद से पानी की बौछार कर रहे थे। वहीं कुछ लोग छत की बालकनी पर चढ़कर भी चर्च के अंदर पानी डाल रहे थे। लेकिन इसके बावजूद चर्च में लगी आग तेजी से बढ़ रही थी। मामला नोत्र दाम कैथेड्रल का था, इसलिए फ्रांस सरकार भी फौरन हरकत में आ गई और खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पेरिस की मेयर और मंत्रियों के साथ चर्च को देखने नोत्र दाम कैथेड्रल पहुंच गए। इमैनुअल मैक्रोन ने आग बुझाने की कोशिश कर रहे दमकल कर्मियों की तारीफ की और इस घटना से जल्द उबरने की उम्मीद जताई। Alors je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons। राष्ट्रपति की सांत्वना के बावजूद ऐतिहासिक नोत्र दाम में आग लगने का दर्द लोगों के चेहरे पर साफ नजर आया। जबकि कैथेड्रल में लगी इस आग ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। कई देशों के नेताओं ने फ्रांस की इस ऐतिहासिक चर्च में लगी आग पर दुख जताया, जिनमें शामिल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नोत्र दाम में लगी आग को दुनिया के लिए बड़ा नुकसान बताया। ट्रंप के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने भी फ्रांस की ऐतिहासिक चर्च में लगी आग पर दुख जताया। नोत्र दाम कैथेड्रल में लगी आग पर भारत ने भी सहानुभूति जताई, जिसके बाद भारत में फ्रांस के राजदूत ने एक ट्वीट के जरिए लोगों का शुक्रिया अदा किया। फ्रांस सरकार ने एक बयान में नोत्र दाम के मुख्य हिस्सों के आग में सुरक्षित बचने की जानकारी दी और चर्च के अंदर की कुछ तस्वीरें भी जारी की, जिनमें चर्च के अंदर की दीवार जली हुई नजर आई। नोत्र दाम कैथेड्रल पेरिस की धरोहर है और ये चर्च दुनिया की सबसे पुरानी कैथेड्रल में एक है। 850 साल से ज्यादा पुराने इस कैथेड्रल को 1163 में बनाया गया था और हर साल इसे देखने के लिए दुनिया भर से करीब 1 करोड़ 20 लाख लोग पेरिस पहुंचते हैं। नोत्र दाम कैथेड्रल बेहतरीन नक्काशी और कलाकारी का नमूना है, जिसकी वजह से इस कैथेड्रल को 1991 में यूनेस्को ने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने जयाप्रदा पर विवादास्पद बयान के लिए आजम खान पर हमला बोला। अहमदाबाद में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे शिवराज ने जयाप्रदा के अपमान की तुलना द्रौपदी के अपमान से कर दी। एक आजम खान है, माता बहन और बेटियों का अपमान कर रहे, जो शब्द जयप्रदा जी के लिए कहे हम स्वीकार कर सकते हैं। एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और वंश सहित विनाश कर दिया गया था खानदान का। पाकिस्तान के पेशावर में सुरक्षा बल ने रिहायशी इलाके में छिपे आतंकियों पर धावा बोल दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और 4 आतंकी मारे गए।
जिसके दौरान रिहायशी इलाके के एक मकान में जोरदार धमाका भी हुआ। उस वक्त बड़ी तादाद में लोग आतंकियों से मुठभेड़ का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मकान में हुए धमाके से वहां अफरा तफरी मच गई। इससे पहले सुरक्षा बल ने आतंकियों को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। आतंकियों पर धावा बोलने के लिए सुरक्षा बल के जवान बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचे थे। उन्होंने आतंकियों से मुठभेड़ शुरू होते ही इलाका खाली करा दिया। टेररिस्ट आ गए थे, हैदराबाद में घर में पनाह ली थी उन्होंने। जो ही इन्हें पता चला पुलिस के जवानों को, तो उन्होंने वहां पर रेड कर दिया। आतंकियों पर कार्रवाई के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बाद में मुठभेड़ में मारे गए पुलिसकर्मी को श्रद्धांजलि दी गई। भारत की पहली क्वाड्रीसाइकिल यानी हल्के वजन वाली कार जल्द ही सड़कों पर फर्राटा भरती नजर आएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार से मंजूरी मिलने के बाद बजाज कंपनी ने अपनी क्वाड्रीसाइकिल कार क्यूट को 18 अप्रैल को लॉन्च करने का ऐलान किया। बजाज की क्यूट साइज के मामले में टाटा की नैनो कार से भी छोटी है। माना जा रहा है कि बजाज की ये कार प्रदूषण से निपटने में कारगर साबित हो सकती है। ये कार डिजाइन और इस्तेमाल के आधार पर ऑटो और कार के बीच के सेगमेंट में जगह बना सकती है। खास बात यह है कि इस कार को कमर्शियल और निजी इस्तेमाल के लिए खरीदा जा सकता है। बजाज की क्यूट कार के पेट्रोल और सीएनजी वर्जन लॉन्च किए जाएंगे, जिनमें पेट्रोल मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 2,64,000 रुपए है और सीएनजी मॉडल की एक्स शोरूम कीमत 2,84,000 रुपए है। तेलुगु फिल्मों की एक्टर पूनम कौर ने सोशल मीडिया पर गंदे कमेंट का आरोप लगाते हुए हैदराबाद पुलिस की साइबर सेल में शिकायत दर्ज करवाई है। पूनम कौर ने अपनी शिकायत के साथ यूट्यूब से जुड़े कुछ लिंक भी शेयर किए हैं। पूनम कौर का आरोप है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बयानबाजी करके उन्हें परेशान कर रहे हैं। take a necessary action of people who are trying to target political party for a very, very long time. I have no idea what fun do they get in affecting a woman's life so much. राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक की एक रैली में मोदी सरनेम पर विवादास्पद टिप्पणी की, जिस पर पीएम ने उनको घेर लिया, जबकि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने उन पर मानहानि का केस करने का दावा किया। क्योंकि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में मोदी सरनेम पर विवादास्पद बयान दे दिया। इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान को वहां के साहू समुदाय का अपमान करार दिया। अब यहाँ जो साहू समाज है, अगर वो गुजरात में हो तो उनको लोग मोदी कहते हैं। क्या सबके सब चोर है क्या? वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा करने की धमकी दे डाली। मैं राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा, मेरे वकील उसकी तैयारी करें। राहुल गांधी के बचाव में उतरी कांग्रेस ने बीजेपी पर उनके बयान का गलत मतलब निकालने का आरोप लगाया। सुशील मोदी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी मोदी सरनेम के बहाने नरेंद्र मोदी की तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी से करते रहे।